नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टडी से पढ़ते की इस एपिसोड पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी, कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपना घटना का अंजाम देता है कि पुलिस को भी उस केस को सॉल्व करने में पसीने तक छूट जाते हैं। आज की जो घटना है उस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। पुलिस के सामने एक ऐसा केस आता है जिसको सुलझाना लगभग नामुमकिन हो जाता। तभी इस केस में एक रोशनी हल्की सी दिखती है और इस मात्र एक हल्की सी रोशनी की वजह से ही इस केस का पूरी खुलासा हो जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस की खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने आता है जिसको सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाते हैं। किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ते। जो आज की जो सच्ची घटना के बारे में जो बात करने वाले हैं, दरअसल ये घटना जो है उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून की है। देहरादून का एक थाना लगता है रायपुर, और उसी रायपुर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सोडा सरोली। मैं बात कर रहा हूं आपसे 10 सितंबर 2023 की सुबह करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल इसी सोडा सरोली गांव के प्रधान मुकेश कुमेरी सुबह सुबह थाने पहुंचते हैं और पुलिस वालों को यह कहते हैं कि साहब, सिरवालगढ़ इलाके में एक महिला का लाश पड़ा हुआ है। पुलिस को सुबह सुबह जैसे इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, सूचना मिलती है, पुलिस भी काफी तेजी से हरकत में आ जाती है और तुरंत ही अपने दलबल के साथ घटना स्थल पे आ जाती है। पुलिस जब उस लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि मरने वाली महिला की करीब करीब उम्र 20 से 22 के करीब है साल। दरअसल उसके सर के ऊपर भारी चीज से वार ही नहीं किया गया, बल्कि उसके चेहरे को भी बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया गया था, बिगाड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। उनके दोनों हाथों के में एक सोने और एक चांदी का अंगूठी थी, जिसे देख करके इस बात का साफ अंदाजा लगाया गया था कि इस महिला की हत्या लूट के इरादे से तो बिल्कुल भी नहीं किया गया था, जो कि अंगूठी थी ही उसके हाथ में। जब उस लाश के बारे में पुलिस वहां के आसपास के लोगों से पूछती है तो कोई भी व्यक्ति उस महिला की पहचान तक नहीं कर पाता है। इसीलिए उस लाश को पुलिस कब्जे में लेती है और जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और धारा 302 के तहत विरोध उस अपराधी विरोध मतलब अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि महिला की पहचान न हो जाए तब तक पुलिस इस केस में आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए पुलिस उस महिला की एक फोटो तस्वीर खींचती है, सोशल मीडिया का सहारा लेती है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो कोई व्यक्ति थाने के भीतर पहुंचता है और न ही उस मरने वाली महिला के बारे में कुछ भी पता करता है। पुलिस भी इस सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार पुलिस अब अपराधी तक कैसे पहुंचे। लेकिन पुलिस भी अपने जिद पे अड़ जाती है। पुलिस एरिया के तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, जिसके भीतर कई सारी गाड़ियां आती जाती दिखती है। लेकिन पुलिस को इस रास्ते के भीतर भी कोई भी एक ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता जिससे पुलिस अपराधी तक पहुंच पाए। इसलिए पुलिस की अब नजर जो है उस लाश के कपड़ों के ऊपर जाता है। दरअसल महिला ने काफी ब्रांडेड कपड़ा पहनी थी, जिससे देख करके इस बात का साफ अंदाजा लगाया सकता था कि उस महिला किसी मध्यम वर्गीय परिवार की रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस जब उसके कपड़ों को चेक करती है तो पता चलता है कि वो कपड़ा जो है जूडियो ब्रांड के है। दरअसल जूडियो ब्रांड का शोरूम इस इलाके में सिर्फ 2 जगहों पे है, जिसके में एक है जाखम, दूसरा है किशन नगर। पुलिस अब इस कपड़े के माध्यम से अपने दलबल को दोनों शोरूम में भेजती है और दुकानदार से ये बात पता लगवाती है कि इस टाइप के कपड़े किन किन लोगों ने खरीदा। पुलिस की टीम जब रामनगर के शोरूम पहुंचती है और वहां के जब दुकानदार से जूडियो से पूछताछ पता करती है तो वो जब डिटेल्स को चेक करती है तो पुलिस वालों को बताता कि साहब, इस टाइप के कपड़े जो है हम केवल 8 लोगों को बेचा है। पुलिस उन 8 लोगों का डिटेल्स निकलवा लेती है। पुलिस उन 8 लोगों का डिटेल्स लेकर के और इधर जब सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड चेक करती है, उनमें जितनी भी गाड़ियां गई थी इनका सारा जब डिटेल्स चेक करती है तो इन दोनों डिटेल्स में से एक नाम कॉमन मिल जाता है, जिसका नाम है रामेंदु उपाध्याय। रामेंदु, जिसकी उम्र करीब करीब 39 वर्ष है, जो करीब एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेकिन पुलिस के लिए ये सबूत बहुत काफी नहीं था, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं रामेंदु के ऊपर शक जाता है। अब पुलिस को जैसे पता चलता है कि रामेंदु लेफ्टिनेंट कर्नल है, पुलिस अब कैसे भी करके रामेंदु का मोबाइल नंबर ऊपर करती है और फिर उसके मोबाइल नंबर पे कॉल डिटेल्स निकलवाती है उसके मोबाइल नंबर से। जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है पुलिस तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिसमें रामेंदु
पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी श्रेया शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। श्रेया शर्मा, जिसकी उम्र करीब करीब 21 वर्ष, जो नेपाल के तनहु जिलों के रहने वाली है। पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पे रामेंदु के घर पे पहुंचती है और उसे अपने कस्टडी कब्जे में ले लेती है। फिर रामेंदु से श्रेया के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब रामेंदु से श्रेया के बारे में पूछताछ करना शुरू ही किया था कि रामेंदु तुरंत ही झूठ बोल देता है। रामेंदु झूठ बोलते हुए कहता है कि साहब, मैं किसी भी श्रेया को जानता ही नहीं हूँ। लेकिन रामेंदु जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से झूठ कहता है, पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि शायद इस केस में रामेंदु जरूर शामिल है। रामेंदु जैसे ही झूठ बोलता है, पुलिस अब उसके मोबाइल का सारा डिटेल सामने रखता है और फिर श्रेया के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। कहती है कि अगर तुम श्रेया को नहीं जानते हो तो फिर पिछले कई महीनों से तुम उससे बातचीत क्यों कर रहे थे। इस पर रामेंदु पुलिस वालों को कोई जवाब नहीं दे पाता, जिसके वजह से पुलिस को अब रामेंदु के ऊपर गहरा शक हो जाता है। पुलिस अब रामेंदु से कहता है कि हमारी श्रेया से बातचीत कराओ। पुलिस जब बातचीत कराने की जिद करती है तो रामेंदु के सामने भी अब कोई भी रास्ता बचता नहीं है और आखिरकार मजबूर होकर के अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। रामेंदु पुलिस वालों से कहता है कि मरने वाली महिला साहब कोई और नहीं बल्कि श्रेया ही है, और श्रेया की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैं खुद ही किया हूं। रामेंदु जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत जो होती है वो साल 2019 की, जब रामेंदु की शादी सविता से हो जाती है। और उस समय रामेंदु की पोस्टिंग सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल में थी। रामेंदु जब सविता से शादी कर घर लेकर के आता है, कुछ महीने तक अपने पत्नी के साथ रहता है, लेकिन उसके बाद से वह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अपनी ड्यूटी में जाता है। लेकिन रामेंदु जब अपने ड्यूटी पे जाता है उसके बाद से उसकी पत्नी की काफी याद सताती है, इसीलिए रामेंदु अब अपना मन बहलाने के लिए डांस बार में जाना शुरू करता है। एक दिन सिल्लीगुड़ी के ही जब एक डांस बार में वो जाता है तो वहीं पे रामेंदु की मुलाकात श्रेया से हो जाती है। उस समय श्रेया की उम्र करीब 19 वर्ष के आसपास थी, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। रामेंदु जब पहली बार श्रेया को देखते तो उसकी खूबसूरती को देख पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से श्रेया के नजदीक पहुंचने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे पैसे ही खर्च नहीं करते, बल्कि श्रेया से अपनी पूरी सच्चाई भी बता देते हैं। इधर श्रेया को जो पता चलता है कि रामेंदु एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, श्रेया को भी रामेंदु पसंद आ जाता है। उसके बाद से रामेंदु और श्रेया के बीच में दोस्ती ही नहीं होती, बल्कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों पति पत्नी के जैसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, जिसके कारण से रामेंदु का भी बहुत बेहतर तरीके से समय बीतना शुरू हो जाता है, गुजरता है। लेकिन जैसे 2 साल का समय बीतता है, साल 2022 के भीतर ट्रांसफर रामेंदु का देहरादून में हो जाता है, उत्तराखंड के देहरादून में। तब रामेंदु देहरादून में आकर रहने तो लगता है, लेकिन श्रेया की उसे काफी याद सताने लगती है। वो श्रेया के बगैर रह ही नहीं पाता है। इसलिए एक दिन फिर से सिलीगुड़ी के भीतर वो जाता है, श्रेया को भी अपने साथ में लेकर के आता है और फिर इसी देहरादून के एक इलाके के होटल में उसे रखता है। कभी कभी उसके पास मिलने के लिए भी जाता है और कभी कभी अपने घर पे भी जाता है, लेकिन रामेंदु अपना सबसे ज्यादा समय श्रेया के साथ ही बिताता है। जब बहुत ही कम समय के लिए वो घर पे जाता है, इस वजह से रामेंदु की पत्नी सविता को अपने पति के ऊपर शक हो जाता है। सविता को जैसे ही अपने पति के ऊपर शक होता है, उसका पीछा करना शुरू करती है और आखिरकार एक दिन सविता को रामेंदु की सारी सच्चाई पता चल जाता है, जिसके कारण से अब सविता और रामेंदु के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दोनों के बीच में जब लड़ाई झगड़े काफी होने लगते हैं, उसके बाद से रामेंदु अब श्रेया से मिलने के लिए नहीं जाता है। इधर श्रेया भी अब काफी परेशान रहने लगती है। इसीलिए रामेंदु अब श्रेया को समझाते हुए कहता है कि मेरी पत्नी को मेरे ऊपर शक हो गया है, बेहतर है कि तुम कुछ दिनों के लिए वापस सिल्लीगुड़ी चली जाओ। जैसे ही मेरी पत्नी का मेरे ऊपर यकीन हो जाएगा, मैं वापस तुम्हें फिर से बुला लूंगा। श्रेया भी रामेंदु की बात मान लेती है और वापस सिल्लीगुड़ी पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही 2-4 महीने का और समय बीतता है, इधर सविता को भी जब अपने पति पर यकीन हो जाता है, रामेंदु फिर से सिल्लीगुड़ी में जाता है और श्रेया को वापस लेकर के आ जाता है और ला करके उसे फिर एक दूर होटल में रख देता है। लेकिन इस बार जब श्रेया के साथ रहना शुरू करता, उसकी पत्नी को कभी पता ही नहीं चलता है। पर जैसे ही 1 साल का समय बीतता है,
एक दिन फिर से सविता को इस बात का पता चल जाता है, भनक लग जाता है कि उसका पति का अभी भी श्रेया के साथ अफेयर चल रहा है। जैसे ही सविता को सच्चाई पता चलता है, 2 सितंबर 2023 को श्रेया से मिलने के लिए उसके फ्लैट के ऊपर चली जाती है और जाकर के जब श्रेया से मुलाकात करती है, दोनों के बीच में काफी झगड़े हो जाते हैं। दोनों के बीच में जब काफी झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद श्रेया भी सविता के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि मैं रामेंदु के साथ ऐसे ही नहीं रह रही हूं, बल्कि वो मुझसे शादी भी करने वाला है। शादी की बात जैसे ही वो कहती है, इस बात के ऊपर सविता एकदम से भड़क जाती है और अपने पति के ऊपर सारा गुस्सा निकालने लगती है। इधर रामेंदु इस कदर से इस प्यार के जाल में फंस चुका था कि उसके आगे क्या कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था उसे। दरअसल रामेंदु जो श्रेया के बगैर रह भी नहीं पाता था, लेकिन जैसे उसकी पत्नी को पूरी सच्चाई पता चलता है, रामेंदु जाकर के श्रेया से मुलाकात करता है। लेकिन अब जाकर के जब श्रेया से मुलाकात वो करता है, तो श्रेया भी अब रामेंदु के ऊपर शादी करने का बहुत प्रेशर बनाने लगता है। कहती है कि पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, मैं कब तक तुम्हारी रखेल बन करके रहूंगी। तुम शादी करने का जब दबाव डालना शुरू करती है श्रेया, अब रामेंदु भी एकदम से परेशान हो उठता है। लेकिन श्रेया जब उसकी पत्नी को धमकी देती है और साथ ही साथ रामेंदु को भी जब धमकी देना शुरू करती है, रामेंदु उसी दिन ही यह बात सोच लेता है कि अब वो श्रेया के साथ क्या करेगा। दरअसल उसी दिन रामेंदु श्रेया को इस दुनिया से हटाने का एक प्लान बना लेता है और श्रेया को इस दुनिया से हटाने का जो एक नया षड्यंत्र जो बनाता है, उस षड्यंत्र के भीतर कभी वो पकड़ा न जाए इस तरीका से बनाता है। 4 सितंबर 2023 को रामनगर के शोरूम में जाकर के श्रेया से कपड़े खरीदवाता है और श्रेया के साथ बहुत प्यार से रहने लगता है। श्रेया जब रामेंदु के ऊपर भरोसा कर लेती है श्रेया, 9 सितंबर 2023 को श्रेया को लेकर के वो एक होटल में दारू पीने के लिए दोनों पहुंचता है। रात्रि के समय जब दोनों होटल में शराब पीते हैं, रामेंदु अपने प्लान के तहत ही श्रेया को काफी मात्रा में शराब पिला देता है और रात के करीब करीब 10 बज जाता है। जैसे ही रामेंदु श्रेया से कहता है कि चलो हम एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, श्रेया भी रामेंदु की बात मान जाती है। उसके बाद से जब दोनों गाड़ी पे बैठते हैं, रामेंदु शहर के जहां तहां इधर उधर गाड़ी को घुमाते हुए समय पास करता है पूरे शहर में, और घूमते घूमते आखिरकार रात के करीब करीब 1:30 बजता है, तब तक वो सिरवालगढ़ इलाके में वो पहुंच जाता है। लेकिन रात के समय जब श्रेया के गाड़ी में जब वो श्रेया को घुमा रहा था रात के समय, तो श्रेया संबंध बनाने का बात करती है उस गाड़ी में ही और अपने जिद पे उतर जाती है। तभी सिरवालगढ़ इलाके में रामेंदु तब तक पहुंच जाता है। कहता है चलो एक सुनसान जगह पे गाड़ी को रोकते हैं, फिर अपने साथ संबंध बनाएंगे। गाड़ी को एक रोड के किनारे सुनसान जगह पे रोक देता है। इधर श्रेया जैसे अपने गाड़ी से बाहर निकलती है, रामेंदु अपने ही गाड़ी से एक भारी हथौड़ा निकालता है और श्रेया के सर के ऊपर वार कर देता है काफी जोर से, जिसके कारण श्रेया की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद से रामेंदु जो है श्रेया के चेहरे को बुरी तरीके से कुचल देता है और फिर श्रेया के लाश को वहीं पे छोड़ करके अपनी गाड़ी से सीधे अपने घर पे पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं श्रेया को वापस सिल्लीगुड़ी भेज दिया है। वाकई में रामेंदु जो पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस रामेंदु के ही कहने पे वो अपने कस्टडी में ले लेती है। अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी सुनाने के से आपको दिल दुखाना नहीं था, आपका समय बर्बाद करना नहीं था। इस पूरी कहानी, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।